यूपी उपचुनाव को लेकर दिल्ली में बड़ी बैठक। गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और सीएम योगी होंगे शामिल। यूपी उपचुनाव को लेकर बैठक में होगी चर्चा। लॉरेंस गैंग ने ली बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी। यूपी हरियाणा के शूटर्स ने 40 दिन रैकी कर ऑफिस के बाहर मारी गोली, 2 गिरफ्तार। पूर्व सांसद नवनीत राणा को गैंगरेप की धमकी, आरोपी आमिर ने फोन नंबर भी बताया। लिखा पाकिस्तान जिंदाबाद, 10 करोड़ की फिरौती भी मांगी। विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ा। मायावती ने बीते दिन किया बड़ा ऐलान, किसी भी पार्टी से गठबंधन न करने का किया ऐलान। यति नरसिंहानंद विवाद मामले में महापंचायत में शामिल होने से रोकने पर हंगामा, भीड़ ने बैरिकेड पलटी, पुलिस ने फटकारी लाठी। ललितपुर में बच्ची को तालिबानी सजा, बेटी को बांधकर उल्टा लटकाकर पिटाई की, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना और देश की बात की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जहां मुंबई हत्याकांड से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हत्या की जिम्मेदारी ली है, बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। और सलमान खान को भी जान से मारने की धमकी दी है। आपको बता दें, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में अब एक नया मोड़ आ गया है। मामले में गैंग के एक सदस्य का फेसबुक पोस्ट वायरल हो रहा है। इस पोस्ट में इस गैंग ने यह दावा किया कि सलमान खान से कोई युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन बाबा की हत्या की वजह उनके दाऊद इब्राहिम के साथ जुड़ाव था। लॉरेंस बिश्नोई गैंग नर बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि जो भी सलमान खान की मदद करेगा अपना हिसाब लगाकर रखना होगा। ये पोस्ट पर बातें लिखी गई हैं और वायरल पोस्ट भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मुंबई हत्याकांड से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। आपको बता दें, भारत के गृह मंत्रालय और गुजरात सरकार की लॉरेंस बिश्नोई पोल खोल रहा है कि हम जेल से बैठकर कुछ भी कर सकते हैं और कोई कुछ नहीं कर सकता। आप चाहे वाई श्रेणी सुरक्षा ले आओ या जेड। ये वायरल पोस्ट आपको दिखा रहे हैं जिसमें तमाम दावे किए जा रहे हैं और मुंबई हत्याकांड से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सामने आकर खुद ये जिम्मेदारी ली है और ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ चंद्रभान मौर्य जुड़े हुए हैं। चंद्रभान मौर्य, जिस तरह से ये पोस्ट वायरल हो रहा है, इस पोस्ट को लेकर क्या कुछ अपडेट आपके पास है? क्योंकि मुंबई पुलिस ने तो बोला है कि आगे की जो जांच होगी वो उसके बाद ही कुछ कहना होगा, क्योंकि मुंबई पुलिस का कहना है कि ये पोस्ट जांच के बाद ही ये साबित होगा कि ये लॉरेंस बिश्नोई की है या वायरल पोस्ट है। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास? साथ ही आपको बता दें, टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। तन्वी जी, जब से ये वायरल पोस्ट हुआ है तब से मुंबई पुलिस के साथ साथ जो राजनेता है वो तक खुद मैदान में उतर के सफाई दे रहे हैं कि नहीं, बाबा सिद्दीकी का जो भी राजनीतिक जीवन था वो एकदम क्लीन और अच्छा था। वो किसी भी के गैंगवार से उनका कभी संबंध नहीं रहा, क्योंकि गैंगस्टर से किसी का उनका संबंध नहीं रहा है। जो गैंगस्टर का नाम लेके बताया जा रहा है ये सब सरासर बाबा को बदनाम करने की साजिश है, ऐसा करके बाबा सिद्दीकी के बारे में बताया जा रहा है। और पुलिस ने सबसे बड़ा फैसला ये लिया है, इस केस की जांच में जो क्राइम ब्रांच टीम है, दया नाइक एक नामचीन नाम है जिससे तमाम यहाँ की माफिया डरते थे, गुंडे डरते थे। दया नाइक को केस दिया गया है और मुंबई पुलिस ने 4 टीम बनाई है। उन चारों टीम को अलग अलग राज्यों में भेजा जाएगा। उज्जैन जाएंगे, हरियाणा जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, उत्तर प्रदेश जाएंगे। इन 4 राज्यों में भेजा जा रहा है इसकी जहां जहां इनकी संभावना है वहां ढूंढने की। और ऊपर से दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल मुंबई में पहुंच चुकी है और वो भी जांच का दायरा बढ़ा रही है। और सबसे बड़ा आज मुंबई पुलिस ने दावा किया है कि हथियार उन्हें कुरियर के द्वारा दिया गया है, कुरियर से उनको हथियार सप्लाई किया गया है। और दूसरी बात तन्वी जी, जो ये वायरल हो रहा है पोस्ट, ये हमने पहले ही कहा था कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का इसमें हाथ है। और लॉरेंस बिश्नोई ने जो मीडिया में खबरें चल रही थी वो खुल के इसके लिए सामने आया। डर का माहौल जो था, सलमान को उन्होंने बोल दिया है कि आप कुछ भी कर लो, आपको हम जब चाहे मार सकते हैं।
बिल्कुल, और जिस तरीके से इस पोस्ट के जरिए एक बार फिर से सलमान खान को धमकी दी गई है, तो क्या पुलिस की तरफ से कोई और सिक्योरिटी उनकी बढ़ाई गई है? क्या कुछ जानकारी इसको लेकर आपके पास? तन्वी, वैसे मुंबई पुलिस हमेशा सजग रहती है। सलमान खान को इस पोस्ट आने के बाद सुरक्षा और बढ़ाई जाएगी। आज मुख्यमंत्री, अभी थोड़ी देर पहले खबर चला है कि मुख्यमंत्री खुद शिंदे बाबा सिद्दीकी के निवास स्थान पे आने वाले हैं और लोगों का हुजूम, जो उनका जहां निवास स्थान है मकोबा पे लोगों के लिए बाबा सिद्दीकी के अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा और पुलिस सुरक्षा पूरी तरह सलमान को बढ़ाई जाएगी। ये खुद मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया, उप मुख्यमंत्री ने दिया है कि इसके बाद कोई कुछ नहीं होगा, कार्रवाई का उनका पूरी तरह से माफिया को यहाँ से हम जड़ से उखाड़ेंगे। बिल्कुल, और जिस तरीके से 2 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है और तीसरे आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है, पुलिस की तरफ से तीसरे आरोपी को पकड़ने के लिए क्या कुछ ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, क्या सतर्कता बरती जा रही है, और साथ ही जो तीनों की पहचान है वो भी हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। चंद्रभान, पहला आरोपी है जो गुरमैल सिंह, वो हरियाणा से है और हरियाणा में उसके खिलाफ एक हत्या का मुकदमा दर्ज है। दूसरा जो धर्मराज कश्यप है वो आजमगढ़ का है, आजमगढ़ का निवासी है। उसके बाद आया है फरार आरोपी है शिव कुमार। वो शिव कुमार पुणे में रहता था, पुणे में किसी भंगार व्यवसायी के यहाँ काम करता था और उसने ही पूरे मुलाकात करवाई और उसको ही मुंबई पुलिस ढूंढ रही है। पूरी टीम बनाई गई है, उसको ढूंढने की कोशिश की जा रही है और सारी जानकारियां निकाली जा रही है। जो आरोपी हत्या करके यहाँ से भागे थे, उन आरोपियों को बाबा सिद्दीकी क्या है ये नहीं पता था, सिर्फ उनको फोटो दिया गया था और ये फोटो में दिखाया गया था इनको मारना है और सिर्फ मात्र 50,000 रुपया सबको दिया गया था। जितने हत्यारे थे सबको 50,000 दिया गया था और मुंबई पुलिस शिव कुमार की तलाश। जी चंद्रभान, और एक आखिरी सवाल आपसे जरूर लेंगे कि जिस तरीके से इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है, क्योंकि जानकारी ये है कि इससे कुछ दिन पहले भी एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी को धमकी मिली थी, उसके बाद सिक्योरिटी बढ़ाई गई, उसके बावजूद भी इस तरीके का हमला हो जाता है, किसी व्यक्ति की जान चली जाती है। कैसी सिक्योरिटी बढ़ाई गई थी? इस पूरे मामले पर अभी तक पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई स्टेटमेंट दिया गया है? अभी तक पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई भी इसके ऊपर लीगल जो कहते हैं प्रेस नोट दिया जाता है वो अभी तक नहीं दिया गया है। हाँ, ये है कि बाबा सिद्दीकी की सुरक्षा पहले नहीं थी, उनको वाइस सिक्योरिटी सुरक्षा दी गई है इनकी तरफ से, मुंबई पुलिस की तरफ से। बिल्कुल, और जिस तरीके से एक आदमी जेल में बैठकर हमला करवा रहा है और मुंबई पुलिस की साफ तौर पर नाकामी देखी जा रही है। चंद्रभान, हेलो जी, आपकी आवाज हम तक आ रही है, बोलिए। चंद्रभान, जिस तरीके से इस पूरे मामले पर मुंबई पुलिस की बड़ी नाकामी साफ तौर पर देखी जा रही है, क्योंकि एक आदमी जो जेल में बैठकर हमले करवा रहा है, जान से मारने की धमकी दे रहा है, उसके बावजूद भी पोस्ट वायरल हो रहे हैं, फिर भी सलमान खान को धमकी दी जा रही है। इसको लेकर क्या कुछ, कितनी बड़ी नाकामी सामने आ रही है मुंबई पुलिस की? मुंबई पुलिस को जो लॉरेंस बिश्नोई अंदर से दिखा रहा है कि मैं जेल में रहूं, कहीं भी रहूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, ये दिखाने की कोशिश कर रहा है लॉरेंस बिश्नोई कि भले मैं जेल में हूं लेकिन मैं जो करना चाहूं वो कर सकता हूं। लेकिन कहीं ना कहीं तो वो कामयाब होता भी नजर आ रहा है ना, कि वो जो बोल रहा है वो कर भी रहा है, और अब एक बार फिर से वायरल पोस्ट हो रहा है। कर क्या रही है आखिर पुलिस प्रशासन, कर क्या रहा है? जी जी जी, मुंबई पुलिस पूरी तरह सजग है। जब सलमान खान के यहाँ हुई थी तभी भी मुंबई पुलिस ने तुरंत आरोपियों को पकड़ी थी। मुंबई पुलिस का कहना है कि हम किसी भी तरीका से ढील नहीं देंगे सलमान की सुरक्षा, और जो लॉरेंस बिश्नोई बोल रहा है उसके ऊपर हम पूरी जांच कर रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई के ही यहाँ से ये फेसबुक वायरल हो रहा है या उसके नाम पे कोई और इसका फायदा उठा रहा है। और जिस तरीके से क्राइम ब्रांच की टीम जो 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनसे पूछताछ कर रही है, 8 घंटे से ज्यादा का समय बीता जा चुका है, अभी तक जो जांच हुई है, पूछताछ हुई है, उसमें क्या निकलकर सामने आया है? आरोपियों ने क्या क्या कबूला है वो सब हमारे दर्शकों को बताएं। आरोपियों ने कबूला है, बताया है कि लॉरेंस बिश्नोई से मुलाकात हुई थी जेल के, लॉरेंस बिश्नोई से नहीं, उसके गुर्गों से मुलाकात हुई थी जेल के अंदर, ये सब हुआ था। फिर
बुलाया गया यहाँ कुर्ला। वो 2 महीने से थे, कुर्ला 2 महीने से थे, जिस रूम पे रह रहे थे वो रेकी कर रहे थे। उनको जो काम सौंपा गया था सिर्फ फोटो दिखाया गया था, ये नहीं बताया गया कि बाबा सिद्दीकी का पॉलिटिकली बेस क्या है। उनको ये दिखाया गया इसको आपको हत्या करना है, और उन्हें बाबा सिद्दीकी के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी। जब वो हत्या कर दिए तब उनको तो जानकारी हुई कि ये बाबा सिद्दीकी बड़े एक राजनेता है। और वो वहां से रिक्शा से भागे, कुर्ला कुर्ला से पनवेल, हर जगह दोनों आरोपियों को अलग अलग जगह से पकड़ा गया है। और पकड़ने के बाद जब लाया गया है, तब जांच हुई है, तब पता चल रहा है कि ऐसे इनको ये तरीके से इनको बुलाया गया था मुंबई। अब पूरा ऑर्गेनाइज किया था शिव कुमार ने। शिव कुमार की जांच चल रही है, शिव कुमार को ढूंढा जा रहा है। शिव कुमार के बारे में सब पूरा पता लगा दिया गया। फोटो तो ऑलरेडी मुंबई पुलिस के पास है उसका। और मुंबई पुलिस ने कहा है, दयान है जो इस वक्त स्पेशलिस्ट है क्राइम ब्रांच के, वो इसके ऊपर पूरी काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पूरी तरह से हम इसको ढूंढ के निकालेंगे और केस को सॉल्व करेंगे। ठीक है चंद्रभान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और खबर आपको बता रहे थे जहां मुंबई हत्याकांड से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां एक पोस्ट वायरल हो रही है अब और कहा जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने खुद ये जिम्मेदारी ली है। साफ तौर पर कहा है कि ये हत्या एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या हमने करवाई है। और ये पोस्ट भी आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां इस पोस्ट में साफ तौर पर एक बार फिर से सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी गई है। देश की बात में यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का, और खबर आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, जहां यूपी चुनाव को लेकर दिल्ली में बड़ी बैठक। बड़ी जानकारी आपको दिल्ली से बता रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा बैठक में शामिल होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक में होंगे शामिल। साथ ही दोनों डिप्टी सीएम को भी इस बैठक में बुलाया गया है। आपको बता दें, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक इस बैठक में मौजूद रहेंगे। साथ ही राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बैठक में शामिल होंगे। प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल बैठक में होंगे शामिल। आपको बता दें, यूपी उपचुनाव को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी ने 6 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। और उसके बाद अब ये जानकारी कि दिल्ली में एक बड़ी बैठक भारतीय जनता पार्टी की होने वाली है। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश जी जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, ये बैठक होने वाली है यूपी उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की बेहद महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा था, ऐसे में अब इस बैठक में क्या रणनीति बनाएगी और क्या माना जाए कब तक अपनी लिस्ट जारी कर सकती है भारतीय जनता पार्टी? अखिलेश जी, उत्तर प्रदेश के 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने 6 कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर दी। भारतीय जनता पार्टी भी इस मामले में पीछे नहीं रहना चाहती है। इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी की आज दिल्ली में एक बड़ी बैठक हो रही है। इस बैठक में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश बीजेपी संगठन के नेताओं को, साथ ही साथ सरकार को भी बुलाया गया है। ऐसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी दिल्ली पहुंच गए हैं। इसके साथ ही साथ बीजेपी के संगठन मंत्री उत्तर प्रदेश धर्मपाल सिंह और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश भूपेंद्र चौधरी भी दिल्ली पहुंच गए हैं। इसके साथ ही साथ बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष इस बैठक में मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों में बीजेपी के किन कैंडिडेट को मैदान में उतारा जाए, वो कैंडिडेट ऐसे हों जो समाजवादी पार्टी के घोषित सभी कैंडिडेटों को हरा सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी वो किसी तरह की चूक नहीं अब लेना चाहती है कि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 35 सीटों को जीतकर अपने को नंबर 1 पार्टी बनाया था, वहीं भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर चली गई थी। तो उस दौरान जो मामला आया था कि बैठक हुई थी कि लोकसभा चुनाव की समीक्षा में, तो उत्तर प्रदेश से कहा गया था कि उनसे पूछकर टिकट लोकसभा में नहीं दी गई तो हार की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की टीम और सरकार की नहीं बनती है, केंद्रीय नेतृत्व इसकी जिम्मेदारी लेना चाहिए। इसीलिए इस बार भारतीय जनता पार्टी की
आज जो बैठक उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा के उपचुनाव को लेकर हो रही, इसमें योगी आदित्यनाथ से लेकर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष समेत तमाम लोगों को आमंत्रित किया गया है कि वो मंथन में मौजूद रहेंगे और फैसला तो केंद्रीय टीम को ही लेना है। फिलहाल इनकी राय जानी जाएगी कि इन कैंडिडेट्स को उतारा जाना है, ये जिताऊ कैंडिडेट हो सकते हैं, कितनी दमदारी से चुनाव लड़ सकते हैं और चुनावी दंगल में समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स को पटकनी दे सकते हैं। इस पर विचार विमर्श मंथन होगा और उसके बाद आगे की कार्रवाई यानी बीजेपी के संसदीय बोर्ड की बैठक होगी, उसमें नामों को फाइनल किया जाएगा और उसके बाद उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के लिए इनके नाम जारी कर दिए जाएंगे। बिल्कुल अखिलेश जी, कितने बजे बैठक शुरू हो सकती है? बीजेपी की संभवतः मीटिंग शाम को 6 बजे के आसपास पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय में होगी और आमतौर पर जितनी भी चुनाव समिति और चुनाव संबंधी मीटिंग भारतीय जनता पार्टी को होती है वो शाम को 6 बजे होती, तो 6 बजे के बाद का इस समय रखा गया है और भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के राष्ट्रीय मुख्यालय 6 दीनदयाल। ठीक है अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और खबर आपको बता रहे थे दिल्ली से बड़ी जानकारी, जहां यूपी की 10 सीटों पर उपचुनाव होना है और इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी की आज दिल्ली में बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत दोनों डिप्टी सीएम इस बैठक में मौजूद रहेंगे। आपको बता दें आने वाले समय में यूपी की 10 सीटों पर उपचुनाव होना है और इस बैठक में इसी को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा की जाएगी, उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की जाएगी और माना जा रहा है कि जल्द ही भारतीय जनता पार्टी भी अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। यूपी उपचुनाव से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। इस बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत दोनों डिप्टी सीएम और गृह मंत्री अमित शाह, यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी समेत बीजेपी के तमाम दिग्गज इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संदीप मिश्रा जुड़े हुए हैं। संदीप जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी यूपी उपचुनाव को लेकर अलर्ट मोड पर नजर आ गई है, क्योंकि जहां विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी ने 6 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं और अब माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद भारतीय जनता पार्टी भी अपनी लिस्ट जारी कर सकती है। संदीप जी। बिल्कुल, देखिए कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से खासतौर पर उत्तर प्रदेश में 10 उपचुनाव होने हैं, उन चुनाव को लेकर के रणनीति बना रही है और अपने उम्मीदवारों की तलाश जो है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। शायद यही वजह है कि जिस तरीके से हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की 10 उपचुनाव की सीटें हैं, उन चुनाव की सीटों को लेकर के दिल्ली में मंथन हो रहा है, वहाँ बड़ी बैठक हो रही है। बैठक के माध्यम से बहुत सी चीजें कंफर्म होंगी, क्लियर होंगी कि किस तरीके से रणनीति बनाई जाएगी खासतौर पर उत्तर प्रदेश में और कैसे इस बार प्रत्याशी जो है वो मैदान में उतारे जाएंगे। खासतौर पर अयोध्या एक सीट है, कटघरी है, भजवा है, फूलपुर है और इन तमाम सीटों पर गाजियाबाद की सीट है जो कि महत्वपूर्ण मानी जाती थी। इन सीटों पर किस तरीके से चुनाव होने हैं और चुनाव में क्या रणनीतियां होंगी, तमाम चीजों को लेकर के चर्चाएं की गई हैं। इसके साथ ही साथ में इस बैठक में यह भी माना जा रहा है कि कैसे प्रत्याशी उतारे जाए जो इस बार जीत करके सामने आए। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद जल्द ही बीजेपी करीब 8 से 9 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। संदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां यूपी उपचुनाव को लेकर आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, क्योंकि यूपी की 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों का रुख करते हैं दिल्ली से। बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार ने 100 करोड़ रुपए जारी किए हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, वित्त पोषित कॉलेजों के लिए तीसरी तिमाही में पैसा जारी, तीसरी तिमाही में भी जारी किए 100 करोड़ रुपए। दिल्ली विश्वविद्यालय के हैं वित्त पोषित कॉलेज और इसे मातोश्री ने किश्त जारी करने की मंजूरी दी है। दिल्ली के 12 वित्त पोषित कॉलेजों के लिए मंजूरी दिए जाने की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय को लेकर ये बड़ी जानकारी, तीसरी तिमाही में भी जारी किए 100 करोड़ रुपए। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के हैं वित्त पोषित कॉलेज
बड़ी खबर आपको हम बता दें, सीएम आतिशी ने किश्त जारी करने की मंजूरी दी है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली के 12 वित्त पोषित कॉलेजों के लिए दी मंजूरी। जम्मू कश्मीर के डोडा पहुंचे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान क्या कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। चंडीगढ़ में हमारा कारपोरेशन, गोवा में हमारे एमएलए 2, यहां से गोवा तक आम आदमी पार्टी सिर्फ 10 साल में फैल गई। यही डर है इनको कि सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाले लोग हैं और लालच इनको कुछ है नहीं और देसी लोग हैं, आम लोग हैं, कोई इनको हाई फाई ये वो नहीं चाहिए, ये तो हमें खत्म कर देंगे। और यही चीज है कि जितनी देर आप लोग हमारे साथ हो उतनी देर हमें किसी चीज का डर नहीं है। उसी चीज जब तक आप लोगों का साथ है, जब तक आप लोगों का साथ है, हमें किसी चीज का डर नहीं है, क्योंकि वक्त की कमी है। और हमने हमारे नेता जिन्होंने देश की दशा दिशा बदली और जिन्होंने बड़े बड़े नेताओं को 56 इंच के सीने वालों को पसीने छुटवा दिए, जब उनका नाम आता तो थर-थर कांपते हैं। उनको भी सुनना है। मैं आखिर में यही कहूंगा, जैसा कि मिराज भाई ने कहा है, पहली बात तो मुझे इस बात का इल्म है कि यहां से बहुत से लोग पीजीआई में जाते हैं चंडीगढ़ इलाज करवाने। शर्म की बात है, यहां से पहुंचते पहुंचते कितने लोग रास्ते में दम तोड़ जाते होंगे। अगर यहीं पे आपको पीजीआईएम जैसे हॉस्पिटल मिले तो क्यों जाएं हम। और दिल्ली में, पूरे देश से दिल्ली में इलाज करवाने आते हैं। 22 स्टेटों में, अब तो 23 हो गए हरियाणा मिला के, 23 स्टेटों में इनकी सरकार है बीजेपी की। एक भी स्टेट में बिजली फ्री नहीं है, एक भी स्टेट में कोई ढंग का हॉस्पिटल नहीं है, कोई स्कूल नहीं है। तो भाई साहब, यही मिराज ने कहा है कि आप आते जाते रहना। मैं तो बिल्कुल पड़ोसी हूं, मेरे पास भी आप आते जाते रहना, लेकिन खैरियत से आना। पीजीआई के लिए मैं नहीं कहूंगा कि आप आते जाते रहना, खैरियत से आना, मिलने आना। और मैं यही कहूंगा कि लोगों को अक्सर कहते सुना है कि जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे। लोगों को अक्सर कहते सुना है कि जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन इस दिल ने कहा है मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। तो 2 नारे लगाऊंगा, दोनों हाथ ऊपर करके। ये वादियों में से निकल के आवाज दिल्ली तक पहुंचे और उन भ्रष्टाचारियों के घरों के कांच की जो शीशे हैं वो उनको कांपने लगे कि ये क्या हो रहा है। दोनों हाथ ऊपर उठा के इनकलाब, इनकलाब, भारत माता की, आम आदमी पार्टी, बोले सोनिहाल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी, आपने इतना सुकून से, प्यार से, मोहब्बत से, शिद्दत से मुझे सुना। आगे की कार्रवाई इमरान साहब। उसके बाद हमारे राष्ट्रीय कन्वीनर और आप लोगों के दिलों की धड़कन, युवाओं की खास तौर पे, जिनको बहुत कुछ देश से जम्मू कश्मीर के डोडा से आप सुन रहे थे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं मुंगेली से, जहां पर पिकअप ने पुलिस कांस्टेबल को टक्कर मारी है। टक्कर लगने से कांस्टेबल की मौके पर ही मौत की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कांस्टेबल प्रशांत मसीह चिल्फी थाने में तैनात था और घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। ग्रामीणों ने तुरंत ही पुलिस को सूचना दी है। जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस और जांच कर आगे की कार्रवाई कर रही है पुलिस। चिल्फी थाने के ग्राम बुडतरा की ये पूरी घटना सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको हम बता दें, घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और ग्रामीणों ने तुरंत ही पुलिस को सूचना दी है। अहम खबर आपको हम बता दें, जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची है पुलिस। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। जांच कर आगे की कार्रवाई कर रही है पुलिस। चिल्फी थाने के ग्राम बुडतरा की ये पूरी घटना हम आपको बता रहे हैं। मुंगेली से खबर, पिकअप ने पुलिस कांस्टेबल को टक्कर मारी। टक्कर लगने से कांस्टेबल की मौके पर ही मौत की बात सामने आई है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
नवरात्रि पर्व जहां माता मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ता है, तो वहीं दूसरी ओर इसी आस्था के बीच भक्तों की अग्नि परीक्षा भी सामने आती है। मंदसौर जिले से अंगारों पर आस्था की दो अलग अलग तस्वीरें सामने आई हैं। यहां मंदसौर के नालछा माता मंदसौर और जिले के ही संजीत गांव स्थित हिंगलाज माता मंदिर पर चौल का आयोजन होता है, जिसमें माता के भक्त जलती आग के अंगारों पर निकलते हैं। आस्था ऐसी कि ये भक्त धधकती आग के अंगारों पर नंगे पैर चल निकल जाते हैं। बता दें कि दोनों देवी मंदिरों पर सालों से दशहरे पर चुल का आयोजन किया जाता आया है। मान्यता ये भी है कि जिन भक्तों की मन्नतें माता रानी पूरी करती हैं, वो भक्त इस आयोजन में शामिल होकर इन अंगारों पर निकलते हैं। मंदिर समिति के लोग आग कम न हो, इसके लिए उसमें लगातार घी डालते हैं। वहीं भक्त बारी बारी से इन जलते अंगारों से गुजरते हैं। माता के प्रति भक्तों की इस आस्था को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ती है। अब इसे आस्था कहें या अंधविश्वास, लेकिन सालों से इसी तरह की परंपराएं बदस्तूर जारी हैं। जय माता दी। अश्विन नवरात्रा में नवरात्रि पर्व के विसर्जन पर दशहरा आज मनाया गया है। नालछा माता मंदिर पर और झूल का कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें आम जनता जय माता दी बोलकर निकल रही है और ऐसा लग रहा है जैसे फूलों पर चल रही है। माँ नालछा की कृपा से किसी को कुछ नहीं हो रहा है और माँ जिस प्रकार अग्नि पर चल रहे हैं, उसी प्रकार जैसा लग रहा है फूलों पर चल रहे हैं। सबके कार्य पूर्ण करे, सबकी मनोकामना पूर्ण करे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सबको रोग से, शोक से और सभी कार्य पूर्ण करें, यही अनुरोध है। और यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर है बहराइच से, जहां मुंबई में एनसीपी लीडर बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद शार्प शूटर धर्मराज कश्यप और शिव कुमार और शिवा का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। ये दोनों शार्प शूटर उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के गंडारा निवासी बताए जाते हैं। बताया जा रहा है कि धर्मराज और शिव कुमार दोनों काफी सालों से मुंबई और पुणे में रहते थे, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई गैंग के संपर्क में है। ये कब और कैसे आया, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। फिलहाल धर्मराज कश्यप पुलिस की गिरफ्त में है, जबकि शिव कुमार और शिव फरार बताया जाता है। उसके ऊपर एक आरोप है कि उसने एनसीपी लीडर की हत्या की है। कुछ जानकारी है आपको? नहीं भैया, हमका नहीं मालूम भवा है। हमका सवेरे मालूम यहाँ इतना भवा है। सुबह कहा था कि न्यूज देखे थे माँ आवा है, तो भैया हम हो पर बीपी में नहीं, हम हाल गड़बड़ाई गई कि मतलब का होगा, कैसे का हुआ, निगरान भंगार काम करे पौना तक यू का हुआ। तब से आप लोग सब कोई आवत जात है भैया, पुलिस और तुम सब, तब से हमका कोई और सोचने नहीं मिला। कब से वो बम्बई रहते थे? बम्बई नहीं रहत रहा है, पूना रहत रहा है। हरीश के दुकान पर भंगार के काम करत रहा है। लगभग मैं 3 साल से वही आवा जावा करत रहा है। आवा जावा करते रहा। अब से होलिन के 8 दिन पहले गए, बाद में गए हैं, तब से नहीं आए हैं। आखिरी बार कब बात हुई है आपकी बात से? आपकी आखिरी बात कही था आज 8-9 रोज से ज्यादा होगी बात हो रहा है। हाँ। गैंग के लिए काम करते हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। फिलहाल आपको बता दें, सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है और बहराइच में एनसीपी लीडर बाबा सिद्दीकी की हत्या का पूरा मामला। हमारे साथ हमारे संवाददाता फराज अंसारी जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। फराज, बहराइच से एक शूटर का कनेक्शन निकलकर सामने आया है, पूरी जानकारी क्या है? हम देख पा रहे हैं आप वहीं पर मौजूद हैं, परिजनों का क्या कहना है, कब से आखिर ये शख्स लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ में जुड़ा है, क्योंकि फिलहाल यही जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अनम्यूट कीजिए फराज। फराज अनम्यूट कीजिए, उसके बाद बोलना शुरू कीजिए। हेलो, हाँ बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। जनपद बहराइच की तहसील कैसरगंज इलाके के गंडारा गांव के 2 युवक हैं। ये धर्मराज कश्यप और शिवा गौतम, ये दोनों का मुख्य रूप से जो नाम आ रहा है बाबा सिद्दीक हत्याकांड में, उसी गांव पे हम मौजूद हैं। उनके परिजनों से अभी यहाँ पे बात करने की कोशिश करेंगे और यही गांव के भी कुछ लोग हैं
जो इस मामले में बात करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम है उसका? फोन करिए सर। क्या नाम है? हाँ, आज यहाँ पे धर्मराज के घर पे आप मौजूद हैं और बाबा सिद्दीक हत्याकांड में उनका नाम आ रहा है। हाँ, क्या बताना चाहिए? ये नाम तो हम लोग तो मीडिया में देखा और प्रशासन से पता लगा। हम काफी अचंभित थे कि ऐसा हमारे गांव में कैसे हो सकता है। लोग और इनका परिवार काफी मतलब पुअर है और प्रधानमंत्री आवास में रहते हैं। परिवार इनका मछली का काम करता है और जो शिवा है उसका परिवार जो है मजदूरी करता है, लेबर और दिहाड़ी मजदूरी करता है। तो कैसी प्रवृत्ति थी? क्या झगड़ेलू टाइप के थे या इसे गाँव में कुछ भी ऐसा इनका कोई रोल नहीं रहा है? बस ये तीन सब लोग थे और कहाँ से कैसे ये लोग इनका मेंटल चेंज हो गया, माइंड चेंज हो गया, पता नहीं। कितने दिनों से ये वहाँ पहुंचे थे? रमजान 2 महीने से वहाँ मुंबई गया था। इनके पिताजी को पुलिस ले गई है पूछताछ। हाँ हाँ, तो क्या बताना चाहेंगे? इसकी जांच पर स्पष्ट, बाकी हमारे गांव के लोग हैं और ऐसा कभी किया नहीं। बाकी मुंबई क्राइम जांच कर रही है, सीबीआई से जांच कर रही है, जांच करेंगे तो क्लियर होगा, सामने आ जाएगा। तो देखिए यहाँ के जो ग्रामीण हैं, पूर्व प्रधान हैं, इनका साफ तौर से कहना है कि ये लड़के जो है गरीब परिवार के हैं और कुछ दिन पहले अपना घर का पालन पोषण करने के लिए ये मुंबई पहुंचे थे। हम बात करने की कोशिश करेंगे उनके परिवार के परिजनों से कि कैसे क्या हुआ। हाँ माता जी, क्या नाम है आपका? अच्छा, ये बताइए धर्मराज कौन था आपका? अच्छा, ये कहाँ गया था? आज कैसे सुना घटना? कितने दिनों से बाहर है? पैसा भेज, क्या काम कर रहा था? तो क्या जानकारी मिली? तो क्या गुस्से वाला था या इस तरह? हाँ, मुंबई में एक हत्याकांड में आरोपी है आपका बेटा, इस पे क्या कहें? क्या काम करने गया था मुंबई? कब गया? किसके जरिए गया था? तो क्या शिवा ने इनको बुलाया था? कब आने वाला था? आखिरी बार कब बात हुई आप? कितने बेटे हैं आपके? कितने साल का था? और कितने बेटे हैं आपके? हाँ, तो आखिरी बार आपकी 1 हफ्ता पहले बात हुई थी? क्या बात हुई थी? दीपावली में? अच्छा, पुलिस आपके हस्बैंड को लेके गई थी? कहाँ ले गई पुलिस? हाँ, पूछताछ के लिए ले गई थी। अच्छा, बिल्कुल फराज, हम देख पा रहे हैं कि देखिए परिजन कुछ भी जानकारी देने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि एक लंबे वक्त से बात भी नहीं हुई थी, ये एक बड़ी बात है। लेकिन फिलहाल किस तरीके से ये लोग लॉरेंस बिश्नोई गैंग के संपर्क में आए, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने बड़े शातिर अंदाज में गोली मारकर बाबा सिद्दीकी की हत्या की है, उससे कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे जहाँ पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए ये लोग काम करते हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश के बहराइच से इनके घर से हमारे संवाददाता ने आपको तस्वीरें दिखाई है और ये तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि गरीब परिवार से थे, लेकिन आखिर ये कैसे बिश्नोई गैंग के संपर्क में आई, एक बड़ा सवाल है। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते हैं। आप देख रहे हैं
के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आपको सीधा जम्मू कश्मीर के डोडा लेकर चलते हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। मैं महराज मलिक का जब संघर्ष देखता हूं तो इनके अंदर मुझे अरविंद केजरीवाल दिखाई देता है। जिस दीवानगी और जिस जज्बे से मैंने अपने इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी छोड़ी थी और झुग्गियों में जाके काम किया था, आज 12-13 साल का इनका 12-13 साल भी क्यों, 2008 में इन्होंने गुलाम नबी आजाद के खिलाफ आवाज उठाई थी। इनका भी कई सालों का संघर्ष, वही जज्बा, वही दीवानगी मैं इनके अंदर देखता हूं। केजरीवाल का भी राजनीति में कोई माई बाप नहीं था। मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, मेरे चाचा जी, मेरे नाना जी, मेरे मामा, कोई दूर दूर तक राजनीति में नहीं था। इसका भी कोई दूर दूर तक राजनीति में नहीं है। मैं भी गरीब आदमी था और हूं। आज भी मेरे बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है और उस टाइम भी मेरे बैंक अकाउंट में पैसे नहीं थे। जब मैं राजनीति में आया था तब भी नहीं थे। 10 साल दिल्ली का मुख्यमंत्री रहा। अभी जब मैंने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दिया, सीएम की कुर्सी खाली की, तो सीएम का बंगला भी खाली किया। दिल्ली में मेरे पास रहने को घर नहीं था। कई लोग मजाक बनाने लग गए, अजीब आदमी है, 10 साल सीएम रहा और एक घर नहीं बनाया। लोग तो 10-10 घर बना लेते हैं 10 साल में। मैंने कहा मैंने घर नहीं कमाया, मैंने जनता का प्यार कमाया है 10 साल के अंदर। तो जब मैं मुख्यमंत्री की आवाज से बाहर निकला, इतने लोगों ने मेरे को मैसेज भेजे, हमारे घर आ जाओ, हमारे घर आ जाओ, हमारे घर। मेरे पास पहले भी पैसे नहीं थे, आज भी पैसे नहीं है। इसके पास भी पैसे नहीं है, बता रहा था 8,000 रुपए इसके अकाउंट में थे जब इसने चुनाव में पर्चा भरा था। 8,000 रुपए थे इसके अकाउंट में। कोई और पार्टी होती तो इसको टिकट ही ना देती। किसी भी पार्टी में टिकट लेने जाओ, वो पूछते हैं चुनाव में कितना पैसा लगाओगे, कोई 5-10 करोड़ रुपए है कि नहीं है। इसके पास 8,000 रुपए थे। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत थी आम आदमी पार्टी का टिकट लेने के लिए, ये क्वालिफिकेशन थी। इसी किस्म के ईमानदार संघर्षशील लोगों को राजनीति में आने की जरूरत है दोस्तों। 2013 में जब हम पहली बार दिल्ली का चुनाव लड़े थे, दिल्ली के लोगों ने मेरे जैसे पागल पे विश्वास करके मुझे दिल्ली का मुख्यमंत्री और दिल्ली की जिम्मेदारी सौंपी थी। आज डोडा के लोगों ने इस पागल के ऊपर विश्वास करके डोडा की जिम्मेदारी सौंपी है। 2013 में जब 2011-12 में हम भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे दिल्ली में, तो ये लोग हंसा करते थे, सारी पार्टियां हंसती थी, अरे ये भ्रष्टाचार के खिलाफ, इनको पता ही नहीं सरकार कैसे चलती है। भ्रष्टाचार तो करना पड़ता है, मजबूरी है। अरे इनको पता ही नहीं चुनाव कैसे लड़ते हैं, इनको चुनाव लड़ने आते ही नहीं है। पैसा तो खर्चना पड़ता है चुनाव में, भ्रष्टाचार मजबूरी है। हमने ईमानदारी से चुनाव लड़के दिखाए, जीत के दिखाए, और सरकार भी 10 साल से ईमानदारी से हम लोगों ने चला के दिखाई। दोस्तों, 2 ही ताकतें हैं जनता के पास। एक है वोट की ताकत, जो बाबा साहब अंबेडकर ने दी। आप अपनी वोट से सरकार बदल सकते हैं, आप अपनी वोट से सरकार बना सकते हैं। सरकार पसंद नहीं आए तो अगली बार नई सरकार बना सकते हैं। और दूसरी ताकत है शिक्षा की ताकत। बाबा साहब अंबेडकर भी कहते थे शिक्षा की ताकत। उस शिक्षा की ताकत में सबसे बड़ी अड़चन है गरीबी। गरीब के पास पैसा नहीं है, और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजते हो, और सरकारी स्कूल में हालात बहुत खराब है। उस खाई को जम्मू कश्मीर के डोडा से आप सुन रहे थे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल को, जिनकी ओर से बड़ी बातें कही गई हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए।